हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्स बैंकर मिस्टर अनिल राणा जी से, जो कि पिछले 25 सालों से बैंकिंग सेक्टर में हैं। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूं कि सर ने जो बैंकिंग है उसको बहुत ही एक पिछले ज़माने से 25 साल पहले की बैंकिंग और आज की बैंकिंग में बहुत फ़र्क होता है, बट सर ने जो है सारे के सारे पहलू ही देखे हैं बैंकिंग के। तो हाय सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सर, मैं रियल स्टेट में मतलब मैं रियल स्टेट करती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे वो सवाल जानना चाहूँगी जो जैसे लोग घर लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो लोन लेते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड स्पेशली हमारे जो रियल स्टेट होती है, जनरली जब मैं भी किसी को प्रॉपर्टी ऑफर करती हूँ, तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी में लोन ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो ड्यू एंड डिलीजेंस होती हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैंकिंग जो है अपने तरफ से ड्यू एंड डिलीजेंस कर लेती है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोजेक्ट रहता है पर्टिकुलर, वो कहते हैं हम लोग सेफ माना जाता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता सेफ है कि नहीं है, तो अगर आप थोड़ा बहुत लोन ले लेते हो तो वो प्रॉपर्टी सेफ मानी जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे सर। तो एक बार ज़रा बताइए कि जैसे लोन कौन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और कैसे इसका प्रोसेस रहता है सर। देखिए, लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी से पहले मैं बताऊं कि लोन कौन ले सकता है। जी। हमारी डिपेंड करते हैं इनकम पे। इनकम कैटेगरीज में आप कोई इनकम कहाँ से ले रहे हैं, या तो सैलरी से ले रहे हैं, या वो बिजनेस से ले रहे हैं, या वो एग्रीकल्चर से ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि उसकी अलग से डाइवर्सिफिकेशन बहुत अलग सी डिटेल्स हैं। लेकिन लोन लेने के लिए कोई भी सैलरीड है या उसकी कोई फिक्स इनकम है, अगर रेंटल है, कोई लीज से या कहीं से कोई फिक्स पैसा उसको आता है, तो कोई भी बंदा इसके लिए लोन ले सकता है, कोई मैटर नहीं करता। पर यस, इसमें ये जरूर देखा जाता है कि उसकी एज कितनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ऑब्वियसली अगर किसी की एज लेस देन 18 ईयर्स है तो वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अभी वर्क ही नहीं करता है, राइट। और किसी की एज अगर 65-70 है तो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं हो पाएगी, वो अलग से पे नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ऐसे केसेस में, एक्सेप्शंस में, फिर हम किसी को एप्लीकेंट को ऐड कर सकते हैं इसके। अच्छा। एंड सर, बेसिकली एक क्या होता है ना, हमारी रियल स्टेट में खास करके क्या होता है ना कि कुछ ऐसे पेमेंट प्लान भी आते हैं जिनको कि सबवेंशन भी बोला जाता है कि भाई 10% या 15% जो है बिल्डर स्टार्टिंग में सेल्फ फंडिंग रहती है, उसके बाद जो है वो बिल्डर पे करता है और उसके बाद में पोजीशन पे आती है। तो ये पेमेंट प्लान किस तरीके से, आप इसको थोड़ा सा बैंकिंग की भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए, एंड कितना ये सेफ रहता है। देखिए, इसको पहले मैं सेकंड पार्ट आपको पहले कवर करता हूँ, जो सेफ्टी पॉइंट वो से हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फ्लैट लेना है और मैं गुड़गांव में हम बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव जैसी लोकेशन में तो 1 CR एक बहुत नॉर्मल सा अमाउंट है। तो मैंने 1 CR लेना है और मेरे पास 1 CR है भी। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, एक छोटा पार्ट, मे बी की 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मुझे हमेशा उसको लोन शेप में लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, लेमैन एज एन इंडिविजुअल मैं कभी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ लीगल के लिए, लीगल टेक्निकल, उसमें प्रोजेक्ट में कोई इशू तो नहीं है, लीगल या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ उसकी चेन, मतलब ए ने बी को बेचा, बी ने कस्टमर ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, इतनी सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी हमारी रह जाती है कि मैं किसी न किसी लीगल कंपनी को या लॉ फर्म को हायर करूँ। तो अगर मैं छोटा अमाउंट एक लोन ले लेता हूँ तो सारी ऑब्लिगेशन मेरी वो बैंक पे चली जाती है, क्योंकि बैंक मैं एक आम बंदे को चीट करना शायद बहुत आसान है आज फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन एक बैंक को चीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक के पास एक बैकअप होता है कंप्लीट, और उनकी एक्सपर्टीज होती है उन चीज़ों के लिए। जिन चीज़ों को करने में शायद मुझे 20-25 डेज लग जाएंगे, बैंक करने के लिए उसका 2 से 3 दिन लगेगा। रही बात कि इसके अंदर मुझे नुकसान क्या हो सकता है, तो नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि वो लीगल टेक्निकल फीस बैंक टू बैंक मैटर करता है, 3000 to 5000 7000 के आसपास होती है। आप पे करने के बाद इन सारी झंझट से ख़त्म हो जाता है। और अगर आपके पास अब पैसा है और आपको बताया मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीपेमेंट हमेशा ऑप्शन है। RBI की गाइडलाइंस है, रीपेमेंट के अंदर आपको किसी तरह का कोई फोरक्लोजर चार्ज होम लोन में नहीं लगता है। अच्छा जी, ओके। एंड सर, अभी जनरली आपने जैसे लोन की बात करी है, तो उसमें सिबिल भी बड़ा मैटर करता हाँ, है ना। सिविल तो बिल्कुल मैटर उसका करता है। लोन के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ता है, एंड सिबिल कैसे ख़राब होता है। देखिए, सिबिल और लोन एलिजिबिलिटी दोनों आपस में लिंक हैं, मैं बता देता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कभी सिबिल मतलब कभी किसी से क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया, राइट, मैंने कभी कोई लोन लिया ही नहीं, तो मेरा सिबिल 0 काउंट करते हैं एक तो, राइट, क्योंकि सिबिल के पास मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है किसी तरीके का। तो लेकिन अगर कोई कस्टमर जिसने कुछ भी किसी तरीके का लोन लिया है, तो उसके रीपेमेंट में मैटर करता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन, उसने किस किस तरह के लोन लिए हैं।
सिक्योर्ड लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं तो कितने लिए हैं और कितने स्ट्रक्चर वे में टाइमली वो पे कर रहा है, उसके हिसाब से उसका सिविल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसके पास 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, राइट, यूज में भी कि वो सिर्फ एक ही कर रहा है, लेकिन 10 क्रेडिट कार्ड्स है तो उसका सिविल सही नहीं होगा। एक ही क्रेडिट कार्ड है लेकिन रीपेमेंट 5 तारीख ड्यू डेट है, 5 की जगह 6 को पे कर दिया, 7 को पे कर दिया, सिविल इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। और जब भी हम कभी नया लोन या बड़ा लोन लेने के लिए जाएंगे तो कोई भी क्रेडिट मैनेजर, तो वो भले ही एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हम लोन ले रहे हैं या किसी बैंकिंग सिस्टम से लोन ले रहे हैं, वो हमारे सिविल जरूर देखेगा कि वो किस तरह का है। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर का लोन जो सिर्फ 3 to 5 लाख 7 लाख ही कभी लोन लिया है और अचानक वो सीधा 50 लाख के लिए अप्लाई कर दें, राइट, तो बैंक उसमें हमेशा डिस्कम्फर्ट रहेगा कि आपका हमें इतना कंफर्ट नहीं है कि आपने इससे पहले कोई इतना बड़ा लोन रीपे नहीं किया, तो हाँ, वो उसके आपकी लिए बैंक history- ऑब्वियसली वो एक हाँ, ड्यू डिलिजेंस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता हिस्ट्री है। पे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ओके। एंड सर, लोन लेने के लिए वैसे तो जनरली क्वेश्चन है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू आस्क कि जब हम लोन लेते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा है, हाँ। इसको मैं एक एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं बोलूँगा, लेकिन सिंपल वे में बोलता हूँ। कस्टमर कौन है, क्या है और पैसा कहाँ से कमाता है, ठीक है। 3 चीज़ें मैटर करती हैं। कौन है मतलब मैं फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनिल राणा है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं अनिल राणा हूँ? मैं अपना पैन दूंगा, मैं अपना आधार कार्ड, राइट। केवाईसी देनी होती है। अब मैं क्या हूँ, मैं किस कंपनी में वर्क करता हूँ, या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, या मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, या मैं इंडिविजुअल एक प्रोप्राइटर हूँ, या मैं किसी कंपनी में एक मैनेजर लेवल पे या मे बी किसी दूसरी डेजिग्नेशन पे हूँ। तीसरा, मेरी रीपेमेंट मैं करूँगा कहाँ से, कितना पे करूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 50 लाख का लोन लेना है तो बैंक सामने वाला जरूर देखेगा कि ये रीपे कहाँ से करेगा। और सेम मुझे भी देखना चाहिए कि बहुत से कस्टमर ना एग्रेसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक घर देखा, 50 लाख का लोन है, सैलरी कम है, चीज़ें हैं, लेकिन वो देखते नहीं है कि चलो मैं वाइफ को भी इनकम में क्लब करवा लेता हूँ, खुद भी क्लब हो जाते हैं उसमें, इनकम क्लब की, और हमने वो लोन ले लिया। लेकिन लोन लेने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उसकी रीपेमेंट क्या हम कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। तो उसकी मंथली ऑब्लिगेशन को समझ के करके तभी लोन करना चाहिए। बैंक हर हालत में सेफ रहेगा, एनबीएफसी हर हालत में सेफ रहेगी, उसके पास पैसा, आपके पास जो भी पैसा दिया है उसके अगेंस्ट वो कोलेटरल लेके चल रहे हैं। ओके। एंड कौन कौन से हिडन चार्जेस भी रहते हैं सर, या क्लियर अपना यही रहता है लोन का? देखिए प्रोसेसिंग फीस तो हर कोई लेता ही है हाँ। आजकल, राइट। और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस के अलावा अगर मैं बात करूं कि हिडन चार्जेस, जहां कस्टमर के पास वैसे तो एग्रीमेंट में तो बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन इतना बड़ा एग्रीमेंट हर कोई पढ़ता नहीं है उसको, तो प्री पेमेंट चार्जेस एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का लोन लिया, ओके। राइट, और मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली होम लोन की, ये किसी तरह का लोन हो सकता है, राइट, वो होम लोन भी हो सकता है, वो अनसिक्योर्ड लोन यानी पर्सनल लोन भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, या कोई लग्जरी कार का मैंने लोन लिया है 10-20 लाख या 25 लाख का लिया। तो प्री पेमेंट चार्ज में ऑप्शन ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे उसमें ऑप्शन मिला है कि मैं 25% तक का प्री पेमेंट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख का लोन लिया, मैं 2.5 लाख रुपए के प्री पेमेंट के मुझे बैंक ऑप्शन देता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं कोई ऑप्शन करता हूँ, क्या वो चार्जेबल है या नॉन चार्जेबल है, इंडिविजुअल कस्टमर को हमेशा उसको डिटेल में जाना चाहिए। तो मेरे पास राइट्स तो दे दिए कि मैं 25% पे कर सकता हूँ, लेकिन एप्लीकेबल फीस कितनी है वो मुझे जरूर देखना चाहिए। होम लोन में आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से फोरक्लोजर नहीं है, राइट, लेकिन अदर लोन्स वहाँ पर भी फोरक्लोजर के चार्जेस होते हैं, और वो हिडन चार्जेस भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर का डिटेल में नहीं जाएगा, सिर्फ बिना पढ़े सिर्फ एक साइन कर देगा कंफर्ट में, और इन केस कभी उसके पास सरप्लस पैसा है और वो रीपे करना चाहता है, तो उस टाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कस्टमर को फेस करना पड़ता है। और सर कई बार ऐसे होता है, ये सवाल मेरी तरफ से है, जैसे जनरली मैंने कई बार देखा है, किसी से सुना था कि लेट ईएमआई भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उनके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए ईएमआई किसी तरीके की भी अगर हम रीपे, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बोला कि क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा बनती है हमारी, राइट, तो कोई भी बैंक जब भी कभी फ्रेश हम लोन ले जाएंगे ना, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कोई 6 मंथ्स का, कोई 12 मंथ्स की आपका बैंकिंग लेते हैं, और उसके अंदर इंटरनल बैंकिंग में कहीं पर भी नज़र आता है कि बाउंसिंग है, राइट, आपका चेक बाउंस हुआ, भले ही वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से हुआ है, और भले ही आपने फंड्स किसी दूसरे बैंक में आपने मूव कर लिए सेफर साइड कि मैं बाउंस कराना चाहता हूँ, इंटेंट आपका क्लियर नहीं है, वैसे केस में आपका सिबिल भी खराब होता है, पेमेंट हिस्ट्री भी आपकी खराब होती है, और कोई भी बैंक या एनबीएफसी इस तरह के लोन को दोबारा जब आपको एक्चुअली सच में जरूरत पड़ेगी तो लोन देने में उसका हमेशा डिस्कम्फर्ट रहेगा, और लोन नहीं भी मिलेगा। और स्पेशली जहाँ अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वहाँ पर 12 मंथ्स की हिस्ट्री दिखी जाती है। 12 मंथ्स की हिस्ट्री में अगर एक सिंगल चेक भी बाउंस है आपका या ईसीएस बाउंस है आपका, तो उसमें फंडिंग नहीं होती है।
ओके। एंड सर आजकल तो जैसे लोन के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचे? कौन जेन्युइन है कौन नहीं है? आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो कैसे डिटेक्ट करें कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है? इनसे कैसे बचें? देखिए, अलग अलग टाइम पे आरबीआई भी और बहुत सारे आपने देखे होंगे सिस्टम में अवेयरनेस के लिए हमेशा बात करते रहते हैं कि आपको किस किस चीज़ों से बचना चाहिए, अननेसेसरी किसी से ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। अगर आपकी इनकम स्टेबल है, छोटा अमाउंट आपको चाहिए, ये इस तरह के फ्रॉड्स होने के चांसेस ज़्यादा इंस्टेंट लोन्स में रहते हैं, जहाँ पर ओके। कस्टमर को 50,000 चाहिए, 70,000 चाहिए। ना तो वो आरओई देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, वो देखते हैं मुझे 50,000 की ज़रूरत है, फटाफट मेरी डिटेल्स ली, बहुत सारे टर्म कंडीशंस होते हैं, यस 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 ओके किया, और वहाँ पर बहुत से राइट्स जो हमें नहीं देने होते हैं, हम उनके साथ वो राइट्स इसलिए उनके साथ शेयर कर लेते हैं, जिसका वो मिसयूज़ करके हमसे फ्रॉड करते हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि एज ए कस्टमर जब भी आपको किसी तरह के लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जितने आपके रेपुटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या रेपुटेड बैंक्स हैं, भले ही वो पीएसयू बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, आप उनसे ही लोन लें। एक इंस्टेंट लोन से कंपैरिजन में हमेशा वो लोन सस्ते रहेंगे। ऐप लोन से हमेशा कस्टमर को बचना चाहिए। बट सर कोई ऐसी चीज़ है आपके दिमाग में कि हाँ इन तो मैं ये इंस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ, किसी ने ऐसा किया था? है आपके नॉन में कोई ऐसा, किसी ने फ्रॉड में फंस गया हो, किसी को पता ही ना लगा हो? क्योंकि आजकल तो इतना सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है कि ये क्लिक करते ही सब कुछ बैंकिंग वगैरह सब कुछ अटैच होती है, ज़रा सा क्लिक करा और उधर बैंक से सब कुछ साफ हो जाता है। मान लो अगर मेरे पास कोई ऐसा लिंक आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल तो व्हाट्सएप पे भी जी बहुत जी। सारे आ जाते हैं, इंस्टा पे भी बहुत सारे लिंक हैं, एंड सब कुछ सोशल मीडिया हमारा इतना एक्सपैंड हो चुका है कि हम और कुछ नहीं देखते, जस्ट क्लिक कर देते हैं। कितने सारे अवेयरनेस बिल्कुल। कॉल पे, बट स्टिल बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? और मान लो अगर हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई आया कोड आया या मैंने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया और अगर मेरे बैंक से साफ हो गया सब कुछ इंस्टेंट फॉर इंस्टेंट, तो उस केस में मैं उसको रिकवर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? देखिए, इसको मैं बहुत सिंपल ढंग से ना सिर्फ लोन से रिलेटेड एज ए लेमैन आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे लॉटरी फ्रॉड्स, बैंकिंग सिस्टम में लॉटरी फ्रॉड्स बहुत होते हैं। फलाना फलाना टावर लगवा लीजिए, अपनी ज़मीन दीजिए और आपको 50,000 एंड आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लॉटरी लगी 10 लाख की, 5 लाख की, आप क्लिक कीजिए। इसी तरह जब उन सब चीज़ों में हमें पता है कि जब मैंने लॉटरी ली ही नहीं, बाई ही नहीं की, तो किसकी लॉटरी लग गई और कैसे लग गई? सेम लोन्स में है। अगर आपने लोन्स में कभी किसी के साथ अप्लाई ही नहीं किया, तो आपसे कभी भी कोई लिंक आया कि आपका लोन अप्रूव हो गया, हाँ। लोन ऐसे अप्रूव नहीं होता। लोन के लिए आप इनिशिएट करेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस होंगी, आपका ड्यू डिलिजेंस होंगी, उसके बाद ही लोन के लिए आप एलिजिबल होते हैं और तभी आपको लोन मिलेगा। तो इस तरह के लिंक्स, वो भले ही जो नॉन में नहीं है, किसी भी अननोन लिंक से तो वैसे भी बचना चाहिए, भले ही वो बैंकिंग से रिलेटेड हो या नॉन बैंकिंग हो। नहीं, आई एग्री सर, लेकिन यहाँ पर मैं लोन की बात नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी जैसे जनरली आप तो जी। एक्स बैंक कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर जैसे आजकल इतने सारे चल रहे हैं स्कैम, अगर मेरे से किसी लिंक पे क्लिक हो गया है और अगर मान लो मेरे बैंक से पैसा चला गया है, तो क्या वो रिकवर हो जाता है या मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए? आपको इमीडिएटली आपके जिस भी बैंक में आपके अकाउंट है जहाँ से पैसे चला गया है, आपको इमीडिएटली सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। अगर आपकी बैंकिंग अच्छी है तो आजकल सारे बैंक, मैक्सिमम सारे बैंक, आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर, आपके मोबाइल ऐप के अंदर भी रिलेशनशिप मैनेजर की डिटेल्स होती है, आपको सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। वो आपके बिहाफ पे आपकी नेट बैंकिंग, आपका डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों को इमीडिएटली सबसे पहले वो ब्लॉक कर देंगे। अगर आपके पास भी एक्सेस है मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, आप भी खुद ब्लॉक कर सकते हैं। आप उसको तो कर ही लीजिए, लेकिन उनको इन्फॉर्म जरूर कीजिए। ओके। दूसरा, साइबर क्राइम सेल में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसा आपको इमीडिएटली वापसी मिल जाता है, लेकिन येस, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ड्यू डिलिजेंस होता है, और सेफर साइड अगर वो टाइमली हम इन्फॉर्म करते हैं तो काफ़ी चांस ये भी रहता है कि वो पैसा आपका रिकवर हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, पर वो नो लिमिट है, उसकी लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में वो पैसा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन है, अलग एक्सपर्टीज है, प्रोसेस अलग से रहता है चलेगा। उसका कोई। यस। तो मैं जस्ट एक सिंपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, उनके साथ फ्रॉड किया किसी ने 50,000 का। अच्छा। एक दूसरे कस्टमर है, उनके साथ भी 50,000 का फ्रॉड किया है। तीसरे कस्टमर, उसके साथ भी 50,000 का फ्रॉड किया। 3 कस्टमर यहाँ पर हो गए, राइट? अब रहे, हमने तो इन्फॉर्म कर दिया, हमारा तो बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, हम कस्टमर राइट्स हो जाते हैं। 1.5 लाख रुपए फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया, जिसने भी फ्रॉड किया था। उस 1.5 लाख में से उसने 75,000 विड्रॉ कर लिया। ओके। कैश विड्रॉ कर लिया, एटीएम विड्रॉ कर लिया, या XYZ किसी अकाउंट में पार्क कर दिया। अब पैसा पहुंचा उसके अकाउंट में 75,000। यहाँ क्लेम करने वाले कौन कौन है? 3 कस्टमर। तो 75,000 से बैलेंस है, किसको देना है, किसका पैसा यूज हुआ, इसकी सारी चीज़ों को एक्सपर्टीज चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए।
क्या वो जेन्युइन भी है, डजंट मीन कि आज मैंने बोला मेरे साथ फ्रॉड हो गया और आप उसके अकाउंट से निकाल के पैसा मुझे दे दें। हाँ, तो ये भी उसका, हो रहा है हाँ, तो एग्जैक्टली। उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करते हुए देना है, लेकिन हमें हमारा काम है उसको टाइमली इन्फॉर्म करना। अच्छा सर, एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले आई वाज स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया एंड उस पे आया हुआ था कि अब बैंक्स में भी जो गोल्ड है वो सेफ नहीं है। मैंने ये रील देखी है, कुछ एक रिनाउंड बैंक भी थे उसके अंदर शामिल। तो लोगों का ट्रस्ट जा रहा है कहीं ना कहीं बैंकिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आज भी हम लोग, अगर एक डिसेंट चीज़ है तो हम लोग तो ट्रस्ट करते हैं, बट ऐसा कैसे हो रहा है कि बैंक से सोना गायब है, बैंक से सोना चोरी हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? देखिए प्योरली जहाँ पर इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, हाँ। राइट, तो मैं ये बोलूँगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नो डाउट वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लेकिन ये कहना कि कैसे हो जाता है, तो देखो वो शायद हमसे भी और ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीज़ों करने के लिए। अब होता कैसे, अगर इसको सिंपल वे में समझाऊँ, सिंपल वे में ये है कि कस्टोडियन होते हैं हर चीज़ की, जैसे हमारे कैश के होते हैं इसी तरह हमारे गोल्ड के भी होते हैं। ओके। गोल्ड चेक हुआ, सब कुछ हुआ, अब उसके 2 कस्टोडियन हैं, उसके टाइम टू टाइम अलग से ऑडिट्स भी होते हैं, इंटरनल ऑडिट भी होता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, ताकि हम उसकी क्वालिटी को देख सकें, चीज़ें कर सकें, सारी चीज़ें। लेकिन मीनवाइल जैसे 2 महीने बाद हो रहा है, हर महीने हो रहा है, 3 महीने बाद हो रहा है, बीच में अगर आप कस्टोडियन ही अगर मिसयूज करे उस अमाउंट को, तो इस तरह के लोन्स हो जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं। पर अदर साइड में ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर कस्टमर का पैसा 100% सिक्योर होता है। मेरी नॉलेज में, बेस्ट नॉलेज से, एक भी केस ऐसा नहीं है आज तक, मुझे 25 ईयर्स हुए करीबन इस सिस्टम में, कि इस तरह के अगर बैंक ने या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के गलती से या नेग्लिजेंसी से अगर कस्टमर का नुकसान हुआ है तो कस्टमर को बियर करना पड़ा। अच्छा। कस्टमर को कभी बियर नहीं करना पड़ता। ऐसी चीज़ के अंदर कस्टमर को बैंक या एनबीएफसी कॉम्पनसेट करती है, और इवन अगर उसका किसी तरह का दूसरा नुकसान हुआ है जिस इस वजह से नुकसान हुआ है फर्दर भी, तो उसके लिए भी उसके पास राइट्स हैं, उसको कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, और बैंक्स और एनबीएफसी कॉम्पनसेशन देती है। पर ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। हाँ जी, अगर मेरे से बात करें तो शायद टोटल बैंकिंग सिस्टम में अगर बात करें तो 0.01% के भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बहुत रेयर है। चलिए सही है सर, बैक टू अवर जो लोन का हाँ जी, प्रोसेस उस पे बात करते हैं। जी। ये तो आपने मुझे बता ही दिया कि लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बट कौन सा लोन सबसे अच्छा होता है और क्यों, मतलब ये मेरा सवाल है अभी। कौन से लोन होते हैं जो सबसे सही रहते हैं, जिनके ऊपर देखो इसमें सिंपल वे में बोलूँगा, लोन्स हमेशा नीड बेस होते हैं, अच्छा। राइट। सबसे आसान है, आज मेरी सैलरी अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं, पर्सनल लोन ले लेना। मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, पर्सनल लोन है ना, बहुत इजी है, आराम से 10 लाख हो जाएगा, बहुत कम से कम इंटरेस्ट पे, कम प्रोसेसिंग फीस पे। पर यहाँ पॉइंट ये है कि आपको चाहिए क्यों। तो अगर मेरा पर्पस नहीं है तो मुझे लोन लेना भी नहीं चाहिए, राइट। सही बात अब है। रही बात कि लोन की कहाँ यूज़ करूँ जहाँ मेरे फ्यूचर में बेनिफिट रहे। जी। अब उसके अंदर अगर मैं होम लोन के लिए बात करूं तो होम लोन जैसी चीज़ें हमेशा लोन पे ही ज़्यादा लेनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपके 1 CR सफिशिएंट है भी, लेकिन आप जब होम लोन लेते हैं तो, और आपका सिबिल अच्छा है, पेमेंट ट्रैक अच्छा है, आप कुछ पार्ट दे के आप जब भी होम लोन लेते हैं, तो रियल एस्टेट में आपने देखा होगा, जहाँ भी रेपुटेड है, मैं अलग से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एटलीस्ट ऑक्यूपेंसी 90% से अबव होती है, वहाँ पर हर 7 to 10 ईयर्स में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता ही होता है, बिल्कुल होता है। राइट। आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 20 लाख रुपए देके 80 लाख का लोन मिल सकता है, 70 लाख का लोन मिल सकता है। आपने उस 80 लाख को एक नॉन परफॉर्मिंग या कम जहां मूवमेंट हो रही है वहां पर पैसा डाल दिया, उस पैसे को आप अदर इन्वेस्टमेंट में अच्छे यूज कर सकते हो, राइट। तो पूरे के पूरे पैसे से कभी भी होम लोन आपको घर लेने की जरूरत नहीं होती, जरूरत भी क्योंकि नहीं है। घर आपको वहां रहना है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप बेच नहीं रहे हो अलग से, राइट। हाँ, बिल्डर नहीं है, मैं इंडिविजुअल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ है, और 1 करोड़ में अगर मैं 30 लाख रुपए देके 70 लाख जो बचा है, 70 लाख को अगर मैं सिंपल से बात करता हूँ, अगर म्यूचुअल फंड में भी डाल दूँ, बहुत सिंपल बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड में भी डाल दूँ, तो मेरी लोन अमाउंट से तो बहुत ऊपर की रिटर्न आ जाएगी। और मैं हाई रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स फंड्स में अगर आप डाल दें, जैसे निफ्टी हो गया फॉर एग्जांपल, राइट, आप उसके अंदर भी डाल दें, तो भी आपकी रिटर्न 5 to 7 ईयर्स में उससे बेटर होगी। और लोन्स के लिए अगर सिर्फ मैं बैंकिंग डाटा की भी बात करूं, लोग ऐसे प्रैक्टिस जनरली 15 ईयर्स 20 ईयर्स का लोन लेते हैं, कुछ बैंक्स 25 ईयर्स का भी लोन देते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन एवरेज करीबन 17-18 साल का लोन लेते हैं। और बैंकिंग सिस्टम ही बोलती है कि
कोई भी लोन 17-18 साल नहीं चलाते लोग। मैक्सिमम कस्टमर 7 to 10 ईयर्स में लोन रीपे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्मार्टली उन्होंने वर्क किया है, उनकी इनकम आगे बढ़ेगी, लोन आपका फिक्स है, कम होगा, लोन बढ़ेगा नहीं। इनकम आज की डेट में भी जो है 7-8-10 साल के बाद वो इनकम बढ़ने वाली है। और जो मेरे पास सफिशिएंट पैसा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट में डाला है, वो भी शायद इतना पैसा मेरा डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। आप उसका रीपेमेंट तब कर सकते हैं आपसे। ओके, बट आप कभी बिजनेसमैन को देखिएगा, बड़ा सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, जिसके पास वेल्थ है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी वो क्या करता है, 2 करोड़ का अगर उसको कोई प्रॉपर्टी लेनी है ना, वो हमेशा 1.5 करोड़ का लोन ले लेगा। लोन लेते हैं। लेकिन वो 1.5 करोड़ जो उसके पास था भी, वो अपने बिजनेस में लगाता है, वहाँ रिटर्न उसको 25-30% इवन कितने की आ रही है। सारे बिलियनियर मिलियनियर्स होते हैं, वो जी। सब लोग सब ऐसे लोन ही पे करते करते हैं, बिल्कुल सारे ऐसे बड़े ही करते हैं, बिजनेसेस। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हम एक आम आदमी की बात करते हैं। अगर मान लो उसने लोन ले लिया है और कहीं ना कहीं वो ईएमआई नहीं भर पा रहा है, हो जाता है ऐसा, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 5-7 साल ईएमआईज भरी हैं और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है फिर? देखिए, इसके एज ए कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर जनरली कोई जॉब चलेगी किसी की, मैं एक बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, सैलरी क्लास की बात करते हैं, जॉब चलेगी। अब वो क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि वो बाउंसिंग है, फिर बाउंसिंग हो रही है, बाउंसिंग हो रही है, और पहले तो उनका सिविल खराब हो गया उसके अंदर। सेकेंडली पेनल्टीज भी चल रही हैं, ओवरड्यू चार्जेस भी चल रहे हैं, और अगर वो कोलेटरल लोन है किसी वजह से, तो आपका कोलेटरल भी सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में जेन्युइन रीज़न आपको सबसे पहले अपने लैंडिंग बैंक से या एनबीएफसी से अप्रोच करना चाहिए। उनको अपना जेन्युइन रीज़न देना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सिर्फ डिस्कशन से बात नहीं चलती, उनसे टाइम लेना चाहिए। ऐसे केस में एक्सेप्शंस के अंदर उसके लोन्स को डेफरमेंट भी किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। अच्छा। राइट, तो किसी के पास अगर कोई बहुत जेन्युइन, जैसे कोविड वाला टाइम था, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ जो सबको पता होगा, उसमें तो आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया था, सबको राइट्स ये दे कि आप अपनी ईएमआईज को आगे डेफर कर सकते हो। नो डाउट कि जो डेफरमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए इंटरेस्ट रेट नॉर्मल रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर अपना सिविल खराब नहीं होता। सिविल उसमें भी मेक करता है, लेकिन सिविल उतना ज़्यादा खराब नहीं होता, और हमें एक सफिशिएंट टाइम मिलता है कि हम उसको रीपे कर सकें। रही बात कि शायद वो राइट ऑफ हो जाएगा या कोई बैंक वापसी नहीं लेगा पैसा, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी सर हमने पहले बात करी थी, सिविल खराब होता है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मान लो अगर किसी का सिविल खराब है, तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कैसे? उसका डिपेंड करता है कि सिविल, एक तो जो भी खराब है उसका, अब वो किसी का फॉर एग्जांपल सिविल खराब हो गया 600 ही रह गए हैं, और वो कहता है मैं 600 से 700 या 750 हो जाएगा, तो शायद उसको 7-8-10 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो उतना तो सही नहीं होगा, पर एक अच्छा सिविल, हम 740 के सिविल को अच्छा सिविल कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन किसी का रीपेमेंट की वजह से या किसी डिफॉल्ट की वजह से या किसी जेन्युइन रीज़न से वो सिविल खराब हो गया, उनका सही तरीका ये है कि वो रीपेमेंट जो भी बाकी उनके लोन चल रहे हैं उसको रीपे ढंग से करें। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, कुछ केस में होता है कि मेरा खराब तो हो गया लेकिन आज के डेट में लोन चाहिए ही नहीं मुझे। हाँ, ऐसे भी होता है, लेकिन फ्यूचर में शायद मुझे जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, एक एफडी करें, अगर उनके पास पैसा है, फिक्स डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड लें, अपने मंथली एक्सपेंस को स्मार्टली आप उसमें उसको यूज़ करें और उसको रीपेमेंट करते रहें। जैसे जैसे आप उसको रीपे करते रहेंगे, आपका सिविल धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। और इसमें कितना टाइम लग जाता है जनरली? इसमें भी डिपेंड करेगा। अगर मैं वो तो सिंपल बात continuity है, करूँ हाँ। कि कितने बड़ा अमाउंट है, कितनी तरह के लोन है, मैंने एक एग्जांपल बोला कि हाँ, क्रेडिट हाँ, कार्ड ले लें, हाँ पर जी। क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर उन्होंने कोई कार एडिशनल ले ली, राइट, और उसकी भी रीपेमेंट करते जा रहे हैं, वो तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड राइट, हाँ, करेगा कि वो प्रोसेस कौन सा पे, प्रोसेस हाँ, यूज अब कर रहे उन्होंने एक हैं। एडिशनल एक और लोन डाइवर्सिफिकेशन में पर्सनल लोन भी ले लिया 2-3 लाख रुपए का, 5 लाख का, और उसको भी वो रीपे कर रहे हैं, राइट, तो वो उसके हिसाब से जितना वो रीपे करते रहेंगे और जितने मैक्सिमम लोन्स में वो रीपे करते रहेंगे, उतनी स्पीड में आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। पर मैं इसमें एडवाइस नहीं करूंगा किसी को ऐसे कि आप सिर्फ सिबिल बढ़ाना है इसलिए अननेसेसरी लोन्स लेते चले जाएं, अंडरस्टूड। राइट। क्रेडिट कार्ड का एक पर्पस है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगना, आपका 30-35 डेज 45 डेज जो भी आपको एक साइकिल डिपेंड करता है क्रेडिट का आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको 100% रीपे कर देना है ताकि आपको इंटरेस्ट ना बियर करना पड़े और सिबिल आपका बेटर हो जाए। अच्छा सर, एक बात और है, लोन रिजेक्शन होने के मेजर रीजन क्या होते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, मैंने लोन अप्लाई करा, नहीं अप्रूव हो रहा है, तो उस केस वो क्या रीजन होता है और कैसे क्योर करना चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी एक रीज़न हो सकता है जो कि रेयरली होता है, क्योंकि जब भी हम लोन कहीं अप्लाई करते हैं किसी बैंक्स को या किसी एनबीएफसी कंपनी को, तो मैक्सिमम जो बेसिक केवाईसी है उसमें तो हम देते ही हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल पैन हो गया, आधार हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, बैंकिंग हो गया, ये तो हम दे देते हैं। इसकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन रिजेक्शन कहाँ होते हैं? रिजेक्शन वहाँ ज़्यादा होते हैं जब हमें
अपनी ऑब्लिगेशंस को हम मीट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की सैलरी 50,000 सैलरी है, राइट। अब 50,000 सैलरी पे बैंक कभी भी 50 आप इतना लोन नहीं देगा कि आप उसको 50,000 EMI बन जाए। बड़ा बेसिक सा नॉर्म्स है, राइट। पर्सनल लोन का अलग ऑब्लिगेशंस चलती हैं, FOIR बोलते हैं उसको, राइट। और पर्सनल लोन का अलग है, कार लोन के अलग है, होम लोन के अलग है। उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी आपकी कितनी है उसमें मैटर करता है। तो फॉर एग्जांपल अब मेरी 50,000 की EMI है, सॉरी 50,000 की सैलरी है या इनकम है, 35,000 पे 34,000 पे ऑलरेडी पे कर रहे हैं कस्टमर, और बीच में वो अप्लाई करता है कि आप मुझे 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, राइट। तो एक सर्टेन लिमिट से जब भी अमाउंट ऊपर जाएगा तो उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक ये रीज़न होता है। कभी कभी एक गलती कस्टमर क्या करते हैं कि मुझे बेस्ट रेट देखता हूँ, बेस्ट रेट कहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो जल्दी, अच्छा, बैंकिंग में भी हाँ ऐसा होता है? बैंकिंग में मुझे भी, लग रहा था रियल एस्टेट में ही ऐसे हाँ होता है। नहीं बैंकिंग में भी होता है। वो क्या करेंगे कि आजकल मैक्सिमम कस्टमर्स होंगे एक जगह अकाउंट नहीं होता उनका, मैक्सिमम का, राइट। एक बैंक है, A बैंक है, एक B बैंक है, C बैंक है, वो एक साथ 3 जगह अपनी फाइल डाल देता है कि जहाँ बेस्ट मिलेगा मैं वहाँ कर दूंगा। उस केस में जब भी क्रेडिट मैनेजर एक कंपनी का, A बैंक का जब चेक करेगा, उसको सिविल में इंक्वायरीज नजर आती हैं कि वो B और C में भी अप्लाई किया हुआ, B वाला देखे A और C में भी किया हुआ, C वाला देखे A और B में भी किया हुआ है। उसको हमेशा ये डिस्कम्फर्ट होता है, स्पेशली इन अनसेक्योर्ड लोन्स, कि शायद ये मल्टीपल फंडिंग यूज कर रहा है। ओके। तो किसी की 50,000 सैलरी है, रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी 30,000 EMI वो पे कर सकता है, लेकिन उसने लोन इतना अप्लाई कर दिया 2 या 3 जगह कि वो 90,000 उसकी EMI हो जाएगी। अब सिस्टम का लूप होल है, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लूप होल है, लेकिन ऐसे केस में जो लैंडिंग बैंक है उसकी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको केस को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है और कब करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कस्टमर्स को कम ही अवेयरनेस है मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर नहीं पता और आपके चैनल के थ्रू अगर पता लगता है तो मुझे खुशी होगी। जनरली ये होम लोन में जो बड़े टिकट्स होते हैं या अनसेक्योर्ड लोन लाइक पर्सनल लोन जिसमें बड़ी टिकट्स होती हैं उसमें मैटर करता है। तो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने कभी किसी बैंक से लोन लिया, राइट। मैं बैंक का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे बैंक से सबके अलग अलग कॉस्ट ऑफ फंड है और सबके अलग अलग ऑफर्स हैं कि किस रेट में वो दे रहे हैं। आज मेरा लोन किसी बैंक में चल रहा है और मैंने फॉर एग्जांपल होम लोन मेरा 7.8 पे चल रहा है, ये एग्जांपल बोल रहा हूँ, राइट। तो आइडियली जब मुझे मालूम है कि मार्केट में जो भी नए लोन्स हो रहे हैं उसके अंदर बैंक्स क्या करता है, नए कस्टमर हमेशा ऐड करता है। तो वो नए जो भी कस्टमर आएंगे उनको बेस्ट ऑफर देने की कोशिश करता है। ओके। अब मेरा तो 7.8 पे चल रहा है, पर जो नया कस्टमर आ रहा है उसको 7.6 या 6.5 पे भी मिल रहा है, राइट। ओके। अब मुझे मार्केट में हमेशा अपने आँख का नाक खोल के रखनी चाहिए, राइट। ये जरूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो नुकसान हमारा ही नुकसान हो है। जाएगा कोई बैंक आके exactly। नहीं बोलेगा आपका नुकसान हो रहा है, उनकी तो इनकम है। बिल्कुल। तो आपको अगर मालूम है कि दूसरा बैंक अगर इससे अच्छा ऑफर दे रहा है तो वैसे केस में मुझे अपना बैलेंस को ट्रांसफर कर देना चाहिए दूसरे बैंक में, स्पेशली इन होम लोन्स। होम लोन्स में इसलिए कि आपके पास एक तो राइट्स भी है चेंज करने का, दूसरा मुझे किसी तरह का फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता। तो 7.8 से अगर मेरा 20, 25, 30 पैसा भी कम दूसरा बैंक देता है, और न्यू एक्विजिशन, उसके लिए न्यू एक्विजिशन है न्यू बैंक के लिए, क्योंकि न्यू एक्विजिशन में हर कोई अच्छा रेट देने की कोशिश करता है। बिल्कुल। कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी वेव कर देते हैं। अच्छा। नए केस में तो आप प्रोसेसिंग फीस लेते हो, लेकिन अगर BT का केस है, बैलेंस ट्रांसफर का केस है, तो उसमें हम कहते हैं कि क्योंकि हम दूसरे बैंक के कंपटीशन से अपने पास केस लेके आ रहे हैं तो उसको वेवर भी अलग से मिल जाता है। तो वैसे केस के अंदर बैलेंस ट्रांसफर एज ए कस्टमर कर लेना चाहिए। सेम अप्लाई इन पर्सनल लोन। लेकिन पर्सनल लोन में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है अनसेक्योर्ड लोन में, कि उसके अंदर जब भी आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, जब आपने पर्सनल लोन लिया था, उसके रीपेमेंट के, प्रीपेमेंट के या आपके फोरक्लोजर चार्जेस कितने अप्लाई करेंगे आपके, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कभी 10 लाख का लोन लिया था और अभी रीपे करके वो करीबन 8 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया है सिर्फ, और मैं नई जगह 10 या 12 लाख का अप्लाई भी करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे पैसा तो मिल जाएगा, पर मेरे जो एग्जिस्टिंग 8 लाख है उसके ऊपर मेरे फोरक्लोजर चार्ज पड़ेगा, और जो कि काफ़ी हैवी है। मतलब मैं नॉर्मल रेट बोल रहा हूँ, करीबन 4% तो बहुत नॉर्मल रेट है। 3% भी लेते हैं, 6% भी लेते हैं, 4% बहुत नॉर्मल रेट है। तो 8 लाख पे मोटा मोटा 32,000 उसने पे कर दिया प्लस GST, तो 33-34,000 रीपे करना जस्ट उसका कोई सेंस नहीं बनता। पर होम लोन में बैलेंस ट्रांसफर हमेशा दिखना चाहिए। और उससे पहले मैं फिर भी ये बोलूँगा, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, दोबारा लीगल टेक्निकल होता है, पेपर एक जगह से लोगे, दूसरे बैंक को फिर प्रॉपर्टी के पेपर दोगे, लेंथी प्रोसेस है। इससे पहले जब भी आप इस तरह जाना चाहें, अपने एग्जिस्टिंग बैंकर से बात जरूर करें कि मुझे दूसरे बैंक से बेस्ट ऑफर है, आप बताइए क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो उसमें अगर वहाँ रिकन्सिडर कर लेते हैं
तो आपको मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके। सर, क्या ज़ीरो इंटरेस्ट लोन सच में होता है या सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है बैंक्स की? देखिए, डिपेंड करता है, इसको मैं दो तरीके से बोलूँगा। तो फॉर एग्जांपल एक आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट, एक एलईडी ले लेते हैं, मैं टीवी फ्रिज कुछ भी ले लीजिए, एक रफ कोर्स 50,000 ले लीजिए। अब मैं 50,000 का वो फ्रिज लेने जाता हूँ और किसी एनबीएफसी कंपनी से उनका टाइप्स है, स्कीम दे रखी है 0% पे आप 6 EMI ले लीजिए या 12 EMI ले लीजिए, मुझे वो 50,000 का ही पड़ता है, मुझे कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। लेकिन कस्टमर के लिए वो जीरो है। लेकिन अगर उसको अदर साइड अगर मैं बात करूँ, अगर जब कस्टमर उसे बोले कि मेरे पास 50,000 कैश है, अब मुझे बताओ मुझे कैश डिस्काउंट क्या देने वाले हो आप, हाँ। तो वहाँ पर वो क्या बोलेंगे, वहाँ पर आप बोलते नहीं ये 50,000 नहीं है, आपको कैश डिस्काउंट हम स्पेशली 2,500 दे देते हैं, राइट। तो होता क्या है कि 47,500 का प्रोडक्ट जिसका एमआरपी उन्होंने 50,000 रखा हुआ था, वहाँ पर कस्टमर से वो जो 2,500 रुपये हैं वो अलग से फाइनेंसर उनसे रिकवर कर लेता है जो डीलर है। तो डीलर से रिकवर कर लेते हैं, तो फाइनेंसर जीरो पे नहीं दे रहे, राइट। तो वो तो कमा ही रहे, अब वो कस्टमर दे रहे हैं या वो डीलर दे रहे हैं उसको मैटर नहीं करता। अब प्रैक्टिकल देखिए, मेरे पास 1 लाख रुपए मेरे से कोई मांगने आएंगे, मैं ऐसे क्यों दूंगा किसी को? हाँ, सही बात है। नहीं होता है वो चीज़। पर कस्टमर को नुकसान नहीं है, अगर उसके पास पैसा नहीं है और उसको वो प्रोडक्ट लेना है तो कैश डिस्काउंट तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, जब कैश है ही नहीं उसके पास, तो उसके लिए वो 0% है। अंडरस्टूड। सर, लास्ट के 2 सवाल है, उसमें से पहला ये है कि लोन लेने से फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पैक्ट होती है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ हद तक इम्पैक्ट होती है, राइट। अब मेरा फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे 1 लाख रुपये सैलरी है, मैं फ्रीडम है, मैं यहाँ लगाऊँ वहाँ लगाऊँ, मुझे टूर बनाना है, कहीं जाना है, ऑब्वियसली मैं फ्रीडम है हमेशा, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अदर साइड अगर इसको डिसिप्लिन वे में बात करें, तो अगर मैं कहीं लोन लेता हूँ और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, मैं पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न भी देने वाला है, सारी चीज़ देने वाला है, और मुझे मालूम है कि ये मंथली मेरा इतना पार्ट एक मोड में रीपेमेंट मेरा लोन का जा ही रहा है, तो फ्रीडम तो इम्पैक्ट करती है नो डाउट, लेकिन फ्यूचर के लिए मेरी वेल्थ क्रिएशन है। अंडरस्टूड। जी। वैसे तो इसका आंसर आपने पहले दे दिया था सर, पर अगेन एक सटीक आंसर दे दीजिएगा। आपके हिसाब से लोन लेना गुड डिसीजन है या रिस्क भी हो सकता है? रिस्क हमेशा है। अच्छा। रिस्क हमेशा है। लोन हम लेते हैं किस चीज़ के लिए? लोन हम हमेशा उस चीज़ के लिए ले रहे हैं जिसकी मैं फ्यूचर के अंदर रीपेमेंट करनी है मुझको। मेरे पास आज की डेट में नहीं है पैसा, मैं अपने इनकम से वो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। अब मेरा इनकम किसी वजह से अगर उसके ऊपर मुझे दिक्कत है, मेरी इनकम रुक जाती है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, जॉब जा सकती है किसी की, या कोविड वाली सिचुएशन वैसी कुछ आ गई वो हो सकती है, या मुझे ऑब्लिगेशन घर में कुछ बात चल रही है, किसी की सिस्टर की मैरिज है और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था मेरे से पैसा मांगा जाएगा, और सिस्टर की मैरिज है तो मना भी नहीं कर सकते ना, तो जाएंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेगी। तो थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, एंड थैंक यू अब तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप भी किसी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड कुछ लोन लेना चाहते हैं, सिबिल के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ लोन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनिल जी का नंबर डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।